वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस गाइस। मेरा नाम है मनीष और मैं आज आपको क्लास 11 की हिस्ट्री विश्व इतिहास के कुछ विषय इस बुक का जो चौथा चैप्टर है तीन वर्ग, इस वीडियो में आपको इस चैप्टर के बारे में समझाऊंगा। जैसे कि आपको इस बुक का सिलेबस पता ही है, इस बुक में आपको 7 चैप्टर पढ़ने हैं। अब पहले के 3 चैप्टर हम पहले की वीडियो में देख चुके हैं। आज हम अपना चौथा चैप्टर देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना फोर्थ चैप्टर। वो जो चैप्टर 4 है, तीन वर्ग, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखो, इस अध्याय में इस चैप्टर के अंदर हम 9वीं से 16वीं सदी के मध्य, मतलब जो 9th सेंचुरी या 16th सेंचुरी है, इस टाइम पीरियड के बीच में जो चीजें घटी हैं, उस टाइम पीरियड में जो सामाजिक चीजें, सामाजिक चेंजेस आए हैं, आर्थिक चेंजेस आए हैं, राजनीतिक चेंजेस आए हैं, उन सब चीजों को हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। देखो, बेसिकली यूरोप के अंदर रोमन साम्राज्य का शासन हुआ करता था, पर उसका जब पतन हो गया, मतलब जब रोमन साम्राज्य धीरे धीरे करते करते खत्म हो गया, तो वहाँ पे जर्मन के जो मूल लोग हुआ करते थे, उन्होंने इटली, स्पेन, फ्रांस, इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया, इन क्षेत्रों पर अपना कब्जा कर लिया। पर वहाँ पे कोई संगठित राजनीतिक बल नहीं हुआ करता था। अभी संगठित राजनीतिक बल क्या होता है, मतलब जिस तरीके से जैसे रोमन साम्राज्य था, इस तरीके से वहाँ पे कोई साम्राज्य नहीं था। छोटे छोटे लोग थे, छोटे छोटे कबीले के लोग थे। तो एक संगठित राजनीतिक बल के अभाव के कारण क्या होता था, वहाँ पे बार बार युद्ध हुआ करते थे। और भूमि की रक्षा हेतु संसाधनों को जुटाना भी बहुत जरूरी हुआ करता था। सामाजिक व्यवस्था भूमि नियंत्रण पर आधारित थी, मतलब वहां पे समाज में जिस व्यक्ति के पास जितनी ज्यादा भूमि होगी, वह उतना शक्तिशाली होगा, उतना ही उसका राजनीति में महत्व ज्यादा होगा। देखो, ईसाई धर्म को चौथी शताब्दी में रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म बना दिया जाता है। मतलब जो उस राज्य का जो धर्म है वो क्या है, ईसाई धर्म। और रोमन साम्राज्य के पतन के बाद भी, जब रोमन साम्राज्य पूरी तरीके से खत्म भी हो जाता, उसके बाद भी ईसाई धर्म ही वहां पर राजकीय धर्म बना रहता है। और चर्च जो है, चर्च क्या होता है, जैसे ईसाइयों का एक मंदिर टाइप हम कह सकते हैं, एक धार्मिक स्थल हम कह सकते हैं। तो चर्च एक मुख्य भूमि धारक और राजनीतिक शक्ति बना रहता है। भूमि धारक क्या मतलब, चर्च के पास भी बहुत सारी भूमि हुआ करती थी। उसके साथ साथ उसका राजनीति के अंदर भी काफी इंटरफेयर हुआ करता था। तो कोई इस चैप्टर का जो नाम है तीन वर्ग, इस चैप्टर के अंदर हमें समाज के अंदर जो तीन वर्ग हुआ करते थे, उन वर्गों के बारे में पढ़ना है। जैसे कि पहला जो वर्ग था हमारा ईसाई या फिर पादरी, दूसरा वर्ग था हमारा भूमिधारक अभिजात वर्ग, और तीसरा जो वर्ग था वो था कृषक। तो इन तीनों वर्गों के बारे में ही हम इस चैप्टर के अंदर बेसिकली पढ़ेंगे। और इन वर्गों के बीच जो इनके संबंध थे, कि आपस में संबंध कैसे थे, और इनके संबंधों ने कैसे यूरोप के अंदर कुछ परिवर्तन लाए, और इतिहास में क्या इंपॉर्टेंट रोल निभाया, इन सब चीजों को हम इस चैप्टर के अंदर अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा सामंतवाद के बारे में समझ लेते हैं, या सामंतवाद का परिचय। तो मैं आपको सिंपली बस समझा देता हूँ कि सामंतवाद एक्चुअली में होता क्या है। सामंतवाद के अंदर जो राजा है या जो सम्राट है, वो भूमि या फिर जो जमीन है, जो लैंड है, उसका स्वामी होता है, मतलब उसका मालिक होता है बेसिकली। और वो अपनी उस भूमि के टुकड़े को, मान लो एक राजा है, उसकी ये इतनी सारी, ये मान लो ये पूरी भूमि उसकी है, ठीक है। तो वो क्या करता है, इस भूमि के छोटे छोटे टुकड़े को अपने परिवार के कुछ लोगों को, या फिर उसके जो बहुत करीबी हैं, बहुत जो खास उसके मित्र हैं, उनको दे देता है कि ये भूमि आपकी हुई, आप इस पर अपना शासन करिए, इस पे से टैक्स निकालिए, मतलब पूरी तरीके से इस पे आप अपना राज करिए। तो जिन लोगों को उसने अपनी ये भूमि दी है, उन्हें हम सामंत कहते थे। और जो सामंत हुआ करते थे, जिन लोगों को राजा ने भूमि दी है, वो बदले में राजा के प्रति अपनी वफादारी साबित किया करते थे, और अपनी सैन्य सेवाएं, मतलब इस सामंत के पास सेना हुआ करती थी। वो सेना जब राजा को जरूरत पड़ती थी कोई युद्ध में जाने की, तो वो सेना सामंत राजा को दिया करता था। और जो राजा ने भूमि दी है, इस पे अब जो सामंत है वो अपने खेती करवा सकता है लोगों से, और वहां पे जो लोग होंगे उनसे टैक्स वसूल कर सकता है और राजा को दे सकता है। और इसके साथ साथ इस जितनी जमीन उसे राजा ने दी है, उस एरिया के अंदर जो जो लोग आ रहे हैं, जो जो गांव आ रहे हैं, उसके अंदर जो भी राजनीतिक चीजें का मतलब है, वहां पे जो भी न्याय व्यवस्था है, जो भी कानून वानून है, वो सब भी वही सामंत देखा करते थे। ठीक है, आई होप आपको सामंत का बात का मतलब समझ में आ गया होगा। बाकी मैं आपसे समझाता हूँ। इतिहासकारों ने सामंतवाद शब्द का प्रयोग मध्यकालीन यूरोप के सामाजिक और राजनीतिक, विधिक और आर्थिक ढांचे को समझाने के लिए किया था। जो ये शब्द है, ये जो सामंतवाद शब्द है, जर्मन भाषा का एक शब्द है, क्या, फ्यूड। ये आप याद रखिएगा, ये शब्द है जर्मन भाषा के शब्द फ्यूड से बना है, जिसका जो अर्थ होता है, जो मीनिंग होता है, वो होता है भूमि का टुकड़ा। ये व्यवस्था सबसे पहले फ्रांस में विकसित हुई थी। सबसे पहले अगर सामंतवाद कहीं पर डेवलप हुआ था तो वो फ्रांस में हुआ था, उसके बाद वो इंग्लैंड में, फिर दक्षिण इटली के क्षेत्रों में ये व्यवस्था फैलती चली गई। और यह एक ऐसी सामाजिक संरचना थी जो भूमि के आधार पर बनी थी, मतलब इसमें सामंतों को बेसिकली भूमि
दी जाती थी। और किसके द्वारा दी जाती थी? राजाओं के द्वारा, एक पुरस्कार के रूप में, जिसे हम नोबल्स भी कहते थे। देखो आर्थिक पक्ष, कृषि पर आधारित संबंध। देखो सामंतवाद मुख्यतः कृषि उत्पादन पर आधारित था, जिसमें कृषक न केवल अपनी भूमि पर बल्कि सामंत के खेतों पर भी कार्य करते थे। देखो सामंत को लॉर्ड भी कहा करते थे। अब ये चीज याद रखिएगा, जो किसान हुआ करते थे वो बेसिकली क्या करते थे, अपनी भूमि पे तो काम करते ही करते थे, अपनी खेती तो किया ही करते थे, उसके साथ साथ सामंतों की भी खेती वही लोग किया करते थे। क्योंकि सामंत अब अपनी खेती खुद थोड़ी करेगा, वो तो अमीर व्यक्ति है, इतना अमीर अपना काम थोड़ी खुद कर लेगा। तो वो सही सी बात है, किसानों को अपनी भूमि दिया करता था ताकि वो लोग उस पर भी खेती करे। जो कृषक हैं, जो किसान है, वो सामंतों को श्रम सेवा प्रदान करते थे। श्रम सेवा का मतलब होता है मजदूरी वजदूरी करके इस तरीके से सेवा वो प्रदान किया करते थे। और इसके बदले में सामंत जो है उनकी जीवन की रक्षा, उनकी संपत्ति की रक्षा का वचन उन्हें दिया करता था कि वो उनकी जीवन की भी रक्षा करेगा और उनकी संपत्ति की रक्षा भी वो करेगा। सामंत केवल भूमि का स्वामी नहीं था, बल्कि वह किसानों को सुरक्षा भी प्रदान करता था। जैसे कि मैंने आपको बताई कि जो किसान थे वो अपनी श्रम सेवा सामंतों को दिया करते थे, उसके बदले में वो सामंतों से उम्मीद रखते थे कि सामंत जो है वो उनकी रक्षा करेगा। इन फ्यूचर में कोई खतरा आता है, कोई दिक्कत परेशानी आती है, तो सामंत जो है वो उनकी रक्षा करेंगे। और साथ ही उससे किसानों पर न्यायिक अधिकार भी प्राप्त है। मतलब सामंतों को यह अधिकार था राजा के द्वारा कि वो उन लोगों के ऊपर जो उसके एरिया में आते हैं, उसके एरिया मतलब जितनी भूमि उसे राजा द्वारा दी गई, उसके आसपास में जितने भी एरिया आते हैं, उन एरिया के अंदर जो लोग आते हैं, उनके ऊपर न्याय करने का अधिकार भी उसे प्राप्त था। इससे क्या होता था, वो समाज के अंदर एक निर्णायक भूमिका भी निभाता था। और सामंतवाद न केवल आर्थिक जीवन को ही नहीं, बल्कि समाज के अंदर जो राजनीति है, इसे भी काफी कंट्रोल किया करता था। इस व्यवस्था से हर वर्ग की भूमिका स्पष्ट होती थी और सभी कार्य भूमि के स्वामित्व और सेवा के आधार पर तय हुआ करते थे कि किसके पास कितनी भूमि है। इस आधार पर उनका जो काम है ये सब डिफाइन हुआ करता था। देखो सामंतवाद की जो जड़ें है ना, काफी प्राचीन रोमन साम्राज्य की प्रथाओं में भी देखी जाती है। जब पहले कुछ ऐसी व्यवस्था मौजूद थी, इसका व्यापक रूप मतलब पहले के टाइम में भी सामंतवाद हुआ करता होगा रोमन साम्राज्य के अंदर, पर जिसका व्यापक मतलब पूरी तरीके से सामंतवाद जो देखा जाता है वो हमें फ्रांस के शासक सालेमेन के समय में देखा जाता है। इनका टाइम पीरियड भी आप देख सकते हैं। ये था सामंतवाद। और देखो फ्रांस और इंग्लैंड में, देखो गॉल का भूगोल, देखो गॉल जो है ना रोमन साम्राज्य का एक प्रांत हुआ करता था। इसमें विस्तृत तट रेखाएं थी, पर्वत श्रेणियां थी, लंबी नदियां थी, वन थे, कृषि योग्य भूमि थी। यहाँ पे बहुत कुछ देखने को भी मिलता है। पर फ्रेंक्स और फ्रांस का निर्माण, देखो जर्मन की जो जनजाति थी एक फ्रेंक्स, तो ये क्या करते हैं, गॉल, ये जो जगह थी गॉल, इससे जीत लेते हैं और उसे फ्रांस का नाम दे देते हैं। मतलब फ्रेंक्स नाम की जनजाति ने गॉल को जीता, गॉल पे अपना अधिकार जमा लिया और उसके बाद उसे फ्रांस का नाम दे दिया। छठी सदी से फ्रांस पर फ्रैंकिस या ईसाई फ्रांसीसी राजाओं का शासन रहा है। कब से? छठी सेंचुरी से। ये चीज आप याद रखिएगा। यहाँ पे बेसिकली बस सिंपल इतना याद रखना है कि कौन सी जनजाति थी, फ्रेंच जनजाति थी, जिसने गॉल को जीता और उसे अपना फ्रांस नाम दे दिया। अब चर्च से संबंध, देखो फ्रांसीसी जो राजा थे ना, उनके चर्च के साथ काफी गहरे संबंध हुआ करते थे, क्योंकि जो चर्च है ना, ये भी राजनीति के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल अपना निभाया करते थे। ये चीज हम आगे जाके भी पढ़ेंगे। देखो राजा शार्लेमेन को पॉप ने, जो पॉप क्या होते हैं, पॉप एक तरीके से आप ये समझ लो जैसे हमारे मंदिर के पुजारी हुआ करते हैं, उसी तरीके से पॉप भी काफी बड़े धर्मगुरु होते हैं ईसाई धर्म के अंदर। तो इन्होंने राजा शार्लेमेन को पवित्र रोमन साम्राज्य की उपाधि दी थी, जिससे ये संबंध, जो चर्च और राजाओं का संबंध था, ये और मजबूत हुआ। इंग्लैंड की विजय, देखो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड द्वीप 11वीं सदी में फ्रांस के नॉर्मंडी जगह के एक राजकुमार थे, जिनके द्वारा इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को जीत लिया गया था। यह संकरित जलमार्ग के पार स्थित क्षेत्र था। ठीक है, बस ये चीज आपको इसमें याद रखनी है। अब जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तीन वर्ग, जो हमें इस चैप्टर के अंदर बेसिकली समझना भी है, उस चीज के बारे में हम समझते हैं। देखो तीन वर्ग में सबसे पहला जो वर्ग था हमारा, वो था हमारा प्रथम पादरी वर्ग। पादरी, देखो पादरी जो है ना, वो ईसाई धर्म का एक महत्वपूर्ण पद होता है, जो चर्च में धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन करता है और जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन है, मतलब आध्यात्म से जुड़ी जो चीजें हैं, आध्यात्म से जुड़ी जो लोगों को गाइड करना है भगवान के बारे में, इन सब चीजों को गाइड कौन करता है? ये पादरी लोग ही करते हैं। तो इनका मानना था ना कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उसके कार्य के आधार पर तीन वर्गों में बांटा गया। मतलब समाज के अंदर जो लोगों को बांटा गया है, वो उनको उनके काम के अकॉर्डिंग, कि क्या व्यक्ति कैसा काम करता है उसे इस वर्ग में रखा जाएगा, कौन व्यक्ति कैसे कैसा काम कर उसे दूसरे वर्ग में रखा जाएगा। इस तरीके से उनके काम के अकॉर्डिंग लोगों को बांटा गया है। एक बिशप ने कहा था कि कुछ प्रार्थना करते हैं, दूसरे लड़ते हैं, शेष अन्य कार्य करते हैं।
समाज मुख्य 3 वर्गों पादरी, अभिजात और कृषक से बना हुआ है। मतलब जो इनका समाज था इन लोगों का वो 3 वर्गों से बना हुआ था, जिसमें पादरी थे जो प्रार्थना करने वाले थे, अभिजात जो लड़ने वाले थे मतलब जो अमीर लोग हुआ करते थे, पैसे वाले लोग हुआ करते थे, जिनके पास सेना हुआ करती थी, वो इस तरीके के लोग थे। और जो कृषक जो सिर्फ की खेती-वेती, व्यापार-व्यापार आदि किया करते थे, वो अन्य कार्य करने वाले लोगों में शामिल हुआ करते थे। इन सब लोगों से मिलके इनका समाज जो है वो बना हुआ था। अब जब कैथोलिक चर्च के अपने स्वतंत्र नियम और राजा द्वारा दी गई भूमि होती थी, जिससे वह कर उगा कर मतलब टैक्स लिया करते थे उस भूमि के जरिए लोगों से। और जो चर्च था ना, वो एक शक्तिशाली संस्था थी जो राजा पर निर्भर नहीं थी। मतलब इस चर्च को किसी राजा वाजा पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनके पास खुद की इतनी सारी भूमि थी। वो उससे टैक्स कमाते थे, लोगों पे अपना नियंत्रण भी रखते थे, लोगों को गाइड करते थे। तो इन चर्च के लोगों का और इसमें बड़े बड़े धार्मिक गुरु भी थे जो लोगों को काफी गाइड किया करते थे, लोगों को अपनी ओर अध्यक्ष किया करते थे। पश्चिम चर्च के अध्यक्ष पोप होते थे जो रोम में रहते थे। जो पश्चिम चर्च के अध्यक्ष है मतलब जो हेड हुआ करते थे वो लोग पोप कहलाते थे जो रोम में रहा करते थे। देखो यूरोप में ईसाई समाज का मार्गदर्शन बिशपों और यहाँ पे गलत लिख गया है, यहाँ पे पादरी हो, ठीक है। जो यूरोप में ईसाई समाज का जो मार्गदर्शन किया जाता था वो किसके द्वारा किया जाता था? बिशपों द्वारा या फिर पादरियों द्वारा। ये लोग लोगों का मार्गदर्शन गाइड किया करते थे, मतलब उन्हें भगवान के बारे में क्या चीजें सही है क्या चीजें गलत है ये सब चीजों के बारे में लोगों को गाइड किया करते थे, जो प्रथम वर्ग के अंतर्गत आते थे। अधिकतर गांव में चर्च होते थे जहां लोग रविवार को धर्मोपदेश सुनने सामूहिक प्रार्थना करने के एकत्रित हुआ करते थे। मतलब जो ज्यादातर यहाँ पे गांव हुआ करते थे ना, वहाँ हर गांव में ज्यादातर चर्च हुआ करते थे। उन चर्चों के अंदर लोग जाया करते थे वहां पे धार्मिक चीजें सुनने, प्रार्थना करने के लिए। पादरी बनने के लिए मतलब हर कोई पादरी नहीं बन सकता था, तो पादरी बनने के लिए कुछ शारीरिक और सामाजिक शर्तें हुआ करती थी कि मतलब कौन व्यक्ति पादरी बन सकता है, इसके लिए कुछ शर्तें हुआ करती। जैसे कि कृषि या फिर दास या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति होता है जो शारीरिक रूप से सही नहीं है, और स्त्रियां, इस तरीके के लोगों को पादरी नहीं बनाया जा सकता था। पादरी बनने वाले पुरुषों के लिए विवाह करना वर्जित था, मतलब पादरी जो बनेगा वो व्यक्ति शादी भी नहीं कर सकता है। देखो धर्म के क्षेत्र में बिशप अभिजात माने जाते थे। देखो अब बिशप मतलब धर्म के क्षेत्र में जो बिशप लोग थे वो काफी अमीर लोग हुआ करते थे, मतलब उनके पास काफी पैसा हुआ करता था, काफी मान सम्मान इन लोगों का हुआ करता था। और उनके पास लॉर्ड की तरह विस्तृत जागीरें हुआ करती थी। जागीरों का मतलब होता है बहुत सारी संपत्ति का होता, ठीक है। तो इन बिशपों के पास भी बहुत सारी संपत्ति हुआ करती थी। बिशप शानदार महलों में रहते थे और चर्च कृषकों से हर वर्ष उपज का 10वां भाग तीत तीत एक टैक्स, इन टैक्सों का नाम है याद रखना, एक टैक्स लिया करते थे। मतलब जो कितना किसान जितना भी उगाएगा, जितना भी खेती करेगा उसका 10वां भाग ये लोग लिया करते थे। किस रूप में लिया करते थे? तीत के रूप में, टैक्स का नाम है, ठीक है, याद रखना। देखो जो अमीर लोग हुआ करते थे ना, वो अपने तथा अपने संबंधियों के मरने के पश्चात चर्च को दान दिया करते थे। किस चीज के लिए? ताकि उनका कल्याण हो। जैसे कि आज के समय में हम देखते हैं, हम बहुत सारी चीजें लोगों को दान करते हैं अपने, जैसे हमारे कोई मर गया, हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद हम बहुत सारी चीजें उसके नाम पर लोगों को दान में दिया करते हैं। क्यों देते हैं? अगर कोई शक्ति है, कोई भगवान है, तो वो उनका कल्याण करे, जो उसकी आय का एक स्रोत था। मतलब इन लोगों का, इन पादरियों का, इन लोगों की आय का स्रोत क्या हुआ करता था? चर्च की आय का स्रोत क्या था? ये जो लोगों द्वारा इनको दान आया करता था, ये भी इनकी आय का एक स्रोत हुआ करता था। चर्च के औपचारिक रीति रिवाज सामंती कुलीनों की नकल पर आधारित थे। देखो प्रार्थना करते समय ये लोग घुटनों के बल झुकना, हाथ जोड़ना, नाई द्वारा लॉर्ड के प्रति शपथ ग्रहण करने की शैली से मिलता जुलता हुआ करता था। देखो ये प्रार्थना करते समय किस तरीके से घुटनों के बल बैठ जाया करते थे, हाथ जोड़ा करते थे। ये सब चीजें जो नाई द्वारा लॉर्ड के प्रति शपथ ग्रहण होती है, मतलब नाइट के बारे में आगे पढ़ेंगे वैसे तो, बस इतना समझो कि जो नाइट है जब ये शपथ लेता था तो उसमें भी यही सब चीजें हमें देखने को मिलती है। जिस तरीके से घुटनों के बल बैठना, हाथ झुकाना, यही सब चीजें हमें इसमें भी देखने को मिलता है। इसलिए कहते हैं कि ये लोग कुलीनों की नकल कर देते। तो जो लॉर्ड शब्द है इसका उपयोग ईश्वर के लिए किया जाना भी सामंती संस्कृति का प्रभाव का उदाहरण हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार सामंती रीति रिवाज चर्च की दुनिया में सम्मिलित हो गए थे। जो मतलब वहाँ पे रीति-रिवाज जिस तरह की फॉलो की जा रही थी, वो सब चीज़ें अब चर्च के अंदर भी फॉलो की जाने लगी थी। ये तो हमारा पादरी वर्ग के बारे में, इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। और दूसरा वर्ग है हमारा अभिजात वर्ग। तो पादरियों ने ना स्वयं को प्रथम वर्ग में रखा, उसके बाद अभिजात वर्ग को उन्होंने दूसरे वर्ग में रखा था। देखो अभिजात
वर्ग क्या था? देखो अभिजात जो लोग हुआ करते थे ना, ये बहुत अमीर लोगों का एक ग्रुप हुआ करता था, जिन्हें अलग कैटेगरी में रखा गया था। मतलब इनके पास बहुत सारा पैसा था, बहुत सारी धन था, बहुत सारी संपत्ति की बहुत सारी जमीनें हुआ करती थी। इसलिए इन्हें अभिजात वर्ग के नाम से भी जानते हैं, या फिर हम इन्हें कुलीन वर्ग, कुलीन का मतलब भी यही होता है जो बहुत अमीर लोग हुआ करते थे, ठीक है? कुलीन वर्ग या फिर अभिजात वर्ग के नाम से हम इन्हें जानते हैं। देखो समाज के अंदर जो इनकी भूमिका थी ना, वो पादरियों से ज्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करती थी। क्योंकि देखो आपको पता ही है समाज के अंदर ये लोग न्याय भी किया करते थे, जमीनों के मालिक थे, इनकी भूमि पे लोग कृषि किया करते थे, किसान खेती किया करते थे, जिससे वो पैसे कमाया करते थे। तो इनका जो रोल था समाज के अंदर, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करता था। इसका मुख्य कारण क्या है? भूमि पर उनका नियंत्रण। जैसे कि मैंने आपको बताया, इनके पास बहुत ज्यादा भूमि हुआ करती थी, जो वेस्लेज नामक प्रथा से विकसित हुआ था। वेस्लेज की प्रथा फ्रांस में प्रचलित थी और इसका संबंध जर्मन के मूल लोगों से था, जैसे कि फ्रैंक। ठीक है, देखो बड़े भूस्वामी और अभिजात राजा के अधीन होते थे। देखो जो बड़े भूस्वामी थे, मतलब जो बहुत जिनके पास बहुत सारी भूमि हुआ करती थी, वो अभिजात राजा के अधीन हुआ करते थे, जबकि कृषक इन भूस्वामियों के अधीन होते थे। अभिजात वर्ग राजा को अपना सेन्योर मानता था। देखो ये चीज आप याद रखना कि जो अभिजात वर्ग थे वो राजा को क्या मानता था? अपना सेन्योर, और उसके प्रति निष्ठावान रहता था। सेन्योर अपने दास की रक्षा करता था। मतलब जो राजा है वो अपने दास, दास कौन हो गए? ये जो अभिजात वर्ग थे, इनकी रक्षा करने का उन्हें वचन देता था, और बदले में जो दास है उसके प्रति वफादार रहा करते। जैसे कि मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था सामंतवाद में, कि जो राजा होता है वो अपनी कुछ भूमि अपने वफादार लोगों को, अपने मित्रों को सौंप दिया करता था, और जिनके पास वो भूमि है वो सामंत कहलाया। वो सामंत अपने राजा के प्रति वफादार रहते थे। इस तरह की चीज हमें यही देखने को मिलती है। इस संबंध में हम धार्मिक रीति रिवाजों और शपथों का आदान प्रदान भी देखते हैं, जो चर्च में बाइबल की शपथ लेकर किया जाता था। दासों को भूमि के प्रति स्वरूप एक लिखित पत्र, एक छड़ी या फिर एक मिट्टी का डला भी दिया जाता था। देखो चर्च के अंदर जब शपथ हुआ करती थी, तो वह शपथ बाइबल के ऊपर हाथ रख के वो शपथ ली जाती थी, और उसके साथ साथ जब दासों को भूमि दी जाती थी, उनको उस भूमि के लिए एक लिखित पत्र दिया जाता था, या फिर एक छड़ी दी जाती थी, या फिर एक मिट्टी का डला भी दिया जाता था। अभिजात वर्ग को अपनी संपत्ति पर स्थायी और पूर्ण अधिकार प्राप्त था। जो अभिजात वर्ग से, जो अमीर लोग थे, उनको अपनी संपत्ति पर पूरा अधिकार उन्हें दिया जाता था। वे सामंती सेना खड़ी कर सकते थे, अपना न्यायालय चला सकते थे, अपनी मुद्रा भी चला सकते थे। वे अपनी भूमि पर बसे सभी व्यक्तियों पे मालिक हुआ करते हैं। मतलब उनकी जो भूमि है उस पर जितने भी लोग बसे पड़े हैं, उन सबका मालिक कौन है? यही सामंती लोग। उनकी भूमि में अनेक घर, निजी खेत, चरगाह, कृषि के खेत व घर आदि इसमें शामिल हुआ करते थे। उनका जो निवास स्थान था वो मैनर कहलाया करता था। ये चीज आप रखना, जहाँ पे ये जो लोग अभिजात वर्ग रहा करता था, उस स्थान को मैनर कहते थे। उनकी व्यक्तिगत भूमि कृषि द्वारा जोती जाती थी। मतलब जो अभिजात वर्ग की ये भूमि थी, उस भूमि को यही लोग जोता करते थे, मतलब उस पर वही लोग खेती किया करते थे। युद्ध के समय किसान पैदल सैनिक के रूप में भी काम करते थे, साथ ही खेतों पर भी श्रम किया करते थे। मतलब ये इनकी सेना भी थी एक तरीके से, जो इनके किसान है, और ये इनके खेती करने के लिए मजबूर भी हुआ करते थे। अब मैनर की जागीर, देखो लॉर्ड का अपना एक मैनर भवन हुआ करता था। देखो मैनर का मतलब मैंने आपको ऊपर बताया ही था कि लॉर्ड, या फिर लॉर्ड का मतलब आपको पता नहीं, सामंत या फिर जो अभिजात वर्ग, ये जहां पर रहा करते थे उस हिस्से को मैनर कहा करते थे। तो लॉर्ड का अपना एक मैनर भवन होता था, जिसे वे अपने अधीन गांवों का नियंत्रण करता था। मतलब वहां पर रहकर, उस भवन में रहकर वो लोग पूरे गांव का, अपने एरिया का पूरा नियंत्रण, पूरा मुआवजा क्या करते थे कि वहां पे क्या क्या चीजें हो रही है, क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या क्या गतिविधि वहां पर की जा रही है। कुछ लॉर्ड अनेक गांवों पे शामिल होते थे, और उनकी जागीर भी आकार में बड़ी होती थी। मतलब मान लो कि सारे लॉर्ड एक जैसे थोड़े होंगे। मान लो किसी के पास इतनी संपत्ति है, किसी के पास इससे बड़ी संपत्ति है, किसी के पास बहुत ज्यादा संपत्ति है। इस तरीके के लॉर्ड अलग अलग तरीके के हुआ करते थे। किसी छोटे मीनर की जागीर में लगभग दर्जन भर परिवार रहा करते थे, और जबकि बड़ी जागीरों में कम से कम कितने परिवार रहा करते थे? 50 से 60 परिवार की आबादी वहां पर हो सकती थी। ये परिवार जागीर की अर्थव्यवस्था और कार्यों का संचालन करते थे। अर्थव्यवस्था कार्यों का संचालन कैसे? देखो अब मान लो ये एक लॉर्ड की भूमि है, अब इस पे मतलब कितने सारे परिवार रह रहे हैं, यहाँ पे मतलब खेती कर रहे हैं, वहां से फसल उगा रहे हैं, उसको बेचेंगे, उसके बाद वहां पे पैसा, इनकम जनरेट होगी। पूरी अर्थव्यवस्था इन लोगों के जरिए वहां पर चला करती थी। जागीरों पर प्रतिदिन का अधिकांश वस्तुएं उपलब्ध होती थी। खेतों में अनाज उगाया जाता था, जिससे भोजन की आवश्यकता भी पूरी हो जाया करती थी। लोहार और बड़े लोग के औजारों और हथियारों की मरम्मत करते थे, जबकि जो राजमिस्त्री हुआ करते थे वो वहां पे इमारतों की देखभाल करते थे। इस तरह विभिन्न कारीगर जागीरों की संरचना जो है बनाए रखते। जागीर जो उसकी संपत्ति है
उसकी संरचना को देखा करते थे कि वहाँ पे भी सब चीज़ खराब तो नहीं, कोई चीज़ टूटी तो नहीं, सब चीज़ों को ठीक करने वो लोग लगे रहते थे। औरतें जो थी वहाँ पे वस्त्र काटती थी और बुनती थी, कपड़े बनाती थी, जिससे वह वस्त्रों का निर्माण भी वहाँ पर होता था। बच्चे भी कार्य में लगे रहते थे और वे मदिरा संपीड़क में काम करते थे। मतलब जो मदिरा बनाने वाली जो जगह है, वहाँ पर वो लोग काम किया करते थे। क्योंकि तो जिनकी जागीरें थी, जो उनकी संपत्ति थी, उसके अंदर बहुत सारा वन हमें देखने को मिलता है, बहुत सी अरण्य भूमि हमें देखने को मिलती है, जहाँ लॉर्ड शिकार भी किया करते थे। इसके अतिरिक्त उनके पास चरागाह भी हुआ करते थे, जहाँ पे उनके पशु और घोड़े चरते थे। देखो, मैंने यहाँ पे इमेज भी लगा रखी है। ये एक लॉर्ड की पूरी संपत्ति है। यहाँ पर हमें लॉर्ड का हमें भवन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हमें चरगाह देखने को मिल जाता है, तालाब देखने को मिल जाता है, चक्की देखने को मिल जाती है। ये सब सारी संपत्ति किसकी? लॉर्ड की। उसके लोग जो है यहाँ पे जो किसान है वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे बसते थे, खेती किया करते थे, फसल उगाया करते थे और ये सब किसके लिए उगाया करते थे? लॉर्ड के लिए। ठीक है? जागीर में एक चर्च होता था, देखो जिसकी जो संपत्ति है इसके अंदर एक चर्च भी हुआ करता था, जो धार्मिक गतिविधियों का भी केंद्र हुआ करता था। जैसे कि यहाँ पे हमने यहाँ पे ये देखो, ये रहा ना गिरजाघर, ये रहा एक चर्च और सुरक्षा के लिए दुर्ग भी वहां पे निर्मित, दुर्ग मतलब जो उसका महल है राजा का, वो भी यहाँ पर हुआ करता था। देखो 13वीं सदी से दुर्गों का बड़ा बनाया जाने लगा, मतलब 30 सदी में पहले दुर्ग जो है, जो किले थे वो छोटे बनाए जाते थे, पर 13वीं सदी से क्या हुआ, जो काफी बड़े दुर्ग वहां पे बनाए जाने लगे, ताकि वे नाइटों और उनके परिवारों को रहने योग्य भी बन सके। नाइट के बारे में थोड़ा-सा आगे पढ़ेंगे। इससे क्या होता था, इनकी सैन्य और सामाजिक स्थिति में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई, काफ़ी सशक्त हुई। देखो इंग्लैंड में नॉर्मन विजय से पहले दुर्गों को कोई अस्तित्व नहीं हुआ करता था। मतलब वहाँ पे पहले दुर्ग नहीं हुआ करते थे नॉर्मन की विजय से पहले। ये दुर्ग सामंतवाद के अंतर्गत राजनीतिक प्रशासन और सैनिक शक्ति का केंद्र के रूप में धीरे-धीरे डेवलप होने लगे थे। हालाँकि जो मैनर के अंदर ज़्यादातर चीज़ें उपलब्ध हुआ करती थी, पहले से ही वहाँ पर हुआ करती। फिर भी ये पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं थे, मतलब पूरी तरीके से एक सेल्फ डिपेंड नहीं थे, किसी और लोगों पे वो कुछ चीज़ों के लिए, थोड़ी बहुत चीज़ों के लिए दूसरे लोगों पर वो निर्भर हुआ करते थे। उन्हें नमक, चक्की का पाट और धातु के बर्तन जैसे कुछ आवश्यक सामान बाहरी स्रोतों से मंगवाने पड़ते थे। ऐसे लोग जो विलासिता का जीवन जीते थे, विलासिता मतलब भोग विलास आदि, ढंग से कुछ काम ना करना, बस खाना-पीना, मौज-मस्ती उड़ाना, इन सब चीज़ों में वो लोग जीवन ज़्यादातर ऐसे लोग भी हुआ करते थे, वो इन सब चीज़ों में ही अपना जीवन बिताना चाहते थे। उन्हें महँगे वस्त्र, वाद्य यंत्र, आभूषण जैसे सामान दूसरे स्थानों से मंगवाने पड़ते थे, क्योंकि ये स्थानीय स्तर पर जो आस-पास के एरिया में ऐसी चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध नहीं हुआ करती थी। अब हम नाइट के बारे में पढ़ते हैं। देखो नाइट क्या हुआ करते हैं? देखो 9वीं सदी में क्या होता है, यूरोप में स्थानीय युद्ध आम बात हो गई थी। मतलब आपके छोटे-मोटे आपस में युद्ध वहाँ पे हुआ करते थे और इनसे निपटने के लिए शौकिया कृषक सैनिक पर्याप्त नहीं थे। मतलब जो किसान थे वो लोग अब हर बार युद्ध लड़ने के लिए, छोटे-मोटे युद्ध लड़ने के लिए वहाँ पे तैयार नहीं थे, क्योंकि युद्ध काफ़ी संख्या में हुआ करते थे। स्थानीय युद्ध, कभी यहाँ ही झगड़ा हो गया, कभी वहाँ झगड़ा हो गया, इस तरीके जानती हो, होते ही रहते। तो आप सारे किसान सिर्फ बुद्धि लड़ते रहेंगे तो खेती कौन करेगा? किसान ही कौन करेगा? अब किसान ही नहीं करेगा, खेती नहीं करेगा तो इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था ढंग से नहीं चल पाएगी। तो इससे एक घुड़सवार सेना की जो आवश्यकता है वो महसूस होने लगी और इस आवश्यकता ने नाइट्स नामक एक नए सैन्य वर्ग को जन्म दिया। एक ऐसा सैन्य वर्ग जिसके पास घोड़े हुआ करते थे और घोड़ों के ज़रिए युद्ध के लिए तैयार रहा करते थे। नाइट्स और लॉर्ड्स के बीच संबंध वैसा ही था जैसा लॉर्ड और राजा के बीच हुआ करता था। मतलब जैसे राजा के एक तरीके से हम नौकर कह सकते हैं, लॉर्ड हुआ करते थे, उसी तरीके से लॉर्ड्स के जो नौकर थे वो नाइट्स हुआ करते थे। लॉर्ड नाइट को भूमि, जिसे हम फीफ कहते हैं, कि फीफ का अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फीफ क्या होता है, हमसे जैसे कि पूछा भी जाता है, तो आप सिंपली ये बताना है कि लॉर्ड जो भूमि नाइट को दिया करते थे उसे हम फीफ कहते हैं और उसकी सुरक्षा का वचन देता था। फिर एक उत्तराधिकारी में प्राप्त की जा सकने वाली जागीर होती थी, जो लगभग 1000 से 2000 एकड़ है, उससे भी अधिक क्षेत्रफल में फैली हुआ करती थी। देखो इस भूमि पर नाइट और उसके परिवार के लिए घर, पंचक्की, मदिरा, संपीड़क, चर्च और उसके आश्रितों के रहने की व्यवस्था यहाँ पे पूरी तरीके से की जाती थी। फीफ की भूमि कृषकों द्वारा जोती जाती थी, जैसे कि सामान्यतः सामंती मैनरों में होता था। कृषक उपज के बदले नाइट की सेवा करते थे। नाइट जो है अपने लॉर्ड को एक निश्चित धनराशि देता था और युद्ध में उसकी ओर से लड़ने का उसे वचन भी देता था, जो उसकी प्रमुख जिम्मेदारी होती थी। उसकी जो मेनली जिम्मेदारी यही थी, अगर लॉर्ड के ऊपर कोई दिक्कत आती है, लॉर्ड को कोई परेशानी आती है, तो वो उसका साथ दे। और युद्ध कौशल बनाए रखने के लिए नाइट प्रतिदिन घेराबंदी, बाढ़ निर्माण, पुतलों से लड़ने जैसे अभ्यास जो हमेशा टाइम टू टाइम किया करते थे। देखो नाइट अपनी सेवा अन्य लॉर्ड्स को भी दे सकते थे, लेकिन उसकी पहली निष्ठा हमेशा अपने मूल लॉर्ड के प्रति होती थी। मतलब वो और लॉर्ड को भी अपनी सेवा दे सकते हैं, पर पहला जो उसका लॉर्ड है, जो उसका मूल लॉर्ड है, जिसने उसको सबसे पहले फीप दिया है, उसकी सेवा करना उसका मेन काम हुआ करता था।
12वीं सदी में फ्रांस में घूमने वाले गायक वीर नाइट्स और राजाओं की बहादुरी की कहानियां गीतों के रूप में गाकर सुनाते थे। देखो ये कहानियां आंशिक रूप से ऐतिहासिक और आंशिक रूप से काल्पनिक होती है। मतलब काल्पनिक मतलब कि हो सकता है सच भी और हो सकता है कि सच ना भी हो। और मनोरंजन के साथ साथ प्रेरणा का स्रोत भी बनती है। उस समय बहुत कम लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे। और पांडुलिपियां को मैंने आपको मतलब पहले ही बता ही चुका हूँ। तो पांडुलिपियां भी इस समय में काफी हमें सीमित देखने को मिलती है। ज्यादातर पांडुलिपि हम देखने को नहीं मिलती है। इसलिए ऐसे घूमने वाले चारण लोकप्रिय माध्यम बन गए। मतलब गा गा के ऐसी चीजें याद रखी गई। कई मैनर के जो भवन हुआ करते थे उसके मुख्य कक्षों के ऊपर एक संकरा छज्जा हुआ करता था जिसे गायक दीर्घ कहा जाता था, जहाँ संगीतज्ञ के बैठते थे। इसका दीर्घ से गायक और वादक भोजन का दौरान अभिजात वर्ग को मनोरंजन कर देते, जिससे हमें सांस्कृतिक और जीवन के अंदर जो संगीत और वीर गाथा इन सब चीजों का संबंधन, इन सब चीजों के बारे में हमें देखने को मिलता है। तो अब लास्ट जो हमारा वर्ग है, तीसरा वर्ग किसान, स्वतंत्र और बंधक। तो भाई हमें ना यहाँ पे दो प्रकार के किसान हमें देखने को मिलते हैं। एक किसान जो वो करते थे वो स्वतंत्र हुआ करते थे, और जो दूसरे थे वो दास हुआ करते थे। मतलब जो किसान तो है पर वो गुलाम है, जिसे हम यहाँ पे सर्फ शब्द के रूप में भी जानते हैं। सर्फ मतलब जिसका अर्थ है सेवा करना। ये दोनों वर्ग पहले दो उच्च वर्ग का भरण पोषण करते थे। मतलब जो पहले ही दो पादरी वर्ग है और जो ये अभिजात वर्ग है, इन दोनों की सेवा ये दोनों वर्ग किया करते थे। पर यहाँ पे कुल मिला के किसान दो प्रकार से थे, एक जो गुलाम थे और एक जो स्वतंत्र थे। देखो स्वतंत्र किसान लौड़ की भूमि पर अपना खेती किया करते थे। उन्हें वर्ष में कम से कम 40 दिन तक सैनिक सेवा भी देनी पड़ती थी। उनके परिवार सप्ताह में 3 या अधिक दिन लौड़ की जागीर पर बिना वेतन के श्रम करते थे, जिसे श्रम अधिशेष किया करते। मतलब इन्हें काम के बदले पैसे भी नहीं दिया जाते थे, जिसे हम श्रम अधिशेष कहा करते हैं। अन्य श्रम कार्य देखो, किसानों को खेती के अलावा कई तरह के श्रम कार्य करने होते थे। मतलब किसानों को सिर्फ खेती नहीं करनी है, खेती के अलावा भी इनके कुछ और काम हुआ करती थी, जैसे कि गड्ढे खोदना, लकड़ियां इकट्ठा करना, बाड़ बनाना, सड़कें बनाना, इमारतें मरम्मत करना। ये सारे काम भी इन लोगों के हुआ करते थे, और इसके बदले उन्हें कोई मजदूरी भी नहीं दी जाती थी। समझ रहे हो कैसे काम करते थे वो लोग? पैसे ही नहीं देते थे इनको इनके बदले। स्त्रियों और बच्चों का योगदान देखो, महिलाएं और बच्चों का भी श्रम के अंदर काफी योगदान इस टाइम पे हुआ करता था। वे सूख काटते थे, कपड़ा बनाते थे, मोमबत्ती बनाते थे, लौड़ के लिए अंगूर में से रस निकाल कर मदिरा तैयार करते थे। उनके श्रम का उपयोग भी लौड़ के हित में ही होता था। कर व्यवस्था देखो, टैली। तो किसानों पर टैली नामक एक प्रत्यक्ष कर लगाया जाता था, जो राजा द्वारा वसूला जाता था। यह कर कृषकों पर लगता था, जबकि पादरियों और अभिजात वर्ग इससे मुक्त हुआ करते थे। ये जो कर है कौन लगाता था? राजा लगाता था। किस पे लगाता था? सिर्फ किसानों पर। बाकी जो दो वर्ग थे उन पे ऐसे ये वाला कर नहीं लगता था। कृषिदास या फिर सर्फ देखो, कृषिदास लौड़ की भूमि पर खेती करते थे और अधिकतर उपज लौड़ को देनी होती थी। वे उन भूमि पर भी काम करते थे जो लौड़ के प्रत्यक्ष स्वामित्व में थी, और इसके लिए उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। जो कृषिदासों की सीमाएं और निर्भरता, और कृषिदास लॉर्ड की अनुमति के बिना जागीर नहीं छोड़ सकते। मतलब बिना लॉर्ड की परमिशन के वो लोग उस भूमि को, जहाँ पे वो रहते हैं, उस भूमि को नहीं छोड़ सकते हैं। और लॉर्ड अनेक प्रकार के एकाधिकार रखते थे, जिससे कृषिदासों की स्वतंत्रता सीमित थी और वे पूरी तरीके से लॉर्ड पर ही डिपेंड हुआ करते थे। लॉर्ड का एकाधिकार, तो कृषिदास केवल लॉर्ड की चक्की में आटा पीस सकते थे। मतलब अगर किसी किसान को अपना आटा भी पिसवा, अपना गेहूं पिसवाना है, तो वो केवल लॉर्ड की जो चक्की है उसी के अंदर आटा पिसवा सकता, और किसी के यहाँ से वो आटा नहीं पिसवा सकता। तंदूर में ही रोटी सेक सकते थे, और जो लॉर्ड की मदिरा संपीड़क में लोग शराब या बियर बना सकते थे। वे नियम ये नियम किसी दासों पर बाध्यकारी हुआ करते थे। मतलब इन्हें इन नियमों को पालन करना ही पड़ेगा। विवाह संबंधी अधिकार दो, किसी दास का विवाह भी लॉर्ड की अनुमति से ही संभव था। कभी कभी लॉर्ड विवाह की अनुमति देने के लिए शुल्क भी वसूलता था, जिससे उसकी सत्ता पर नियंत्रण स्पष्ट होता। मतलब जो कृषि दास है, जो गुलाम वाले दास हुआ करते थे, ये लोग बिना लॉर्ड की परमिशन के शादी भी नहीं कर सकते थे। अगर इन्हें शादी करनी है तो लॉर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी, और लॉर्ड जो है वो परमिशन दिया नहीं करते थे। तो ऐसे में कभी कभार जो लॉर्ड्स हुआ करते थे वो लोग इनसे टैक्स वसूल, पैसे भी लिया करते थे कि आप हमें पैसे दो तभी हम आपको शादी करने की आज्ञा देंगे। तो ये तो हमारा तीसरा वर्ग। तीनों वर्ग हमने पढ़ लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा भिक्षु। भिक्षु का मतलब आपको पता ही है, जो भिखारी होते हैं, ठीक है, जो भीख मान के अपना पूरा जीवन बिताते थे, उन्हें हम भिक्षु कहते हैं। देखो विशेष संता, देखो चर्च के अतिरिक्त ना कुछ विशेष और अत्यधिक धार्मिक ईसाई व्यक्ति ईसाई व्यक्ति पादरियों से एक भिन्न अलग संस्था में रहते थे। वे नगर और गांवों में लोगों के बीच नहीं रहते थे, बल्कि एकांत में अपना जीवन जीना पसंद करते थे। तो भिक्षु लोग भी ईसाई हुआ करते थे। बेसिकली ये भी
पर ये चर्च की तरह भोग विलास के अंदर नहीं रहा करते थे, बल्कि ये लोग अलग एकांत में अपना जीवन बिताया करते। ये लोग बेसिकली मठों के अंदर रहा करते थे। प्रमुख मठ, तो सबसे प्रसिद्ध मठों में सेंट बेनेडिक्ट, ये वाला जो आप मठ देख रहे हैं सेंट बेनेडिक्ट मठ है। इसी मठ के अंदर ये लोग जो भिक्षु लोग थे वो रहा करते थे। ये कब बना था? 529 ईस्वी में इटली में स्थापित हुआ था। और 910 में बरगंडी में भी स्थापित पुली मठ शामिल है। मतलब ये जो दो मठ हैं काफी फेमस मठ हुआ करते। इन्हीं मतों के अंदर ये लोग रहा करते थे। ये मठ मुख्यतः जन सामान्य की आबादी से दूर में बनाए जाते थे ताकि ये लोग जो एकांत में रह सके आराम से। वो जीवन चाह रहे थे, भिक्षु और भिक्षुणियों अपना संपूर्ण जीवन मठ में बिताते थे। वे प्रार्थना, अध्ययन और किसी जैसी शारीरिक श्रम में समय बिताते थे और विवाह नहीं करते थे। मतलब ये लोग बेसिकली शादी वादी नहीं किया करते थे। अपना जीवन जो एक प्रार्थना अपने भगवान की आराधना में करने में, अध्ययन करने में, पढ़ने में, कृषि करने में या फिर मजदूरी करने में अपना पूरा जीवन बिताया करते थे। पुरुष और स्त्रियां, देखो भिक्षुओं को मॉन्क और भिक्षुणियों को नन कहा जाता था। मतलब जो पुरुष हैं उन्हें मॉन्क कहा जाता था और जो महिला है उन्हें नन कहा जाता था। अधिकतर मठों में एक ही लिंग के लोग रहते थे और पुरुषों तथा महिलाओं के लिए अलग अलग मठ बनाए जाते थे। मतलब पुरुष जहाँ पे रहेंगे उनके लिए एक अलग मठ बना दिया गया और जो महिलाएं रहती थी उनके लिए अलग मठ बना दिया गया। और मठों का जो विस्तार है, देखो छोटे छोटे समुदाय से बढ़कर मठ अब बड़े समुदाय में बन गए थे। मतलब पहले छोटे लोग छोटे कुछ कम लोग रहा करते थे मठों के अंदर, फिर और व्यापक हुए और बड़े, फिर उसमें बहुत सारे लोग इसके अंदर जुड़ते चले गए। इसके अंदर सैकड़ों सदस्य, बड़ी बड़ी इमारतें, जमीन, स्कूल, कॉलेज और अस्पताल इसके अंदर धीरे धीरे करके शामिल होते चले गए थे। कला में योगदान, देखो मठों में कला के विकास में भी इसने काफी अपना योगदान दिया है। आबिस हिलगेट एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थी जिन्होंने चर्च की प्रार्थनाओं में सामूहिक गायक की परंपरा को भी काफी आगे बढ़ाया था। देखो भिक्षु से फायर, वो 13वीं सदी में कुछ भिक्षु समूह ने मठों में ना रहने का निर्णय लिया। इन्हें फायर कहा गया। मतलब अब वो कुछ भिक्षुओं को मन करा कि नहीं अब हम मठ में नहीं रहेंगे, अब मठ से हम कहीं और जाके रहे करेंगे। तो इन लोगों को क्या कहा गया? फायर। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर उपदेश देते थे और दान से अपना जीवन जिया करते थे। ठीक है, दान मतलब लोगों से भाई भीख भीख मांग के उसी से अपना पूरा जीवन जिया करते थे। आलोचना क्या है? देखो 14वीं सदी में ना मठवाद की उपयोगिता और उद्देश्य का पर सवाल उठाए जाने लगे कि मठों को क्या जरूरत है, क्यों बनाए गए मठ, इन सब चीजों के ऊपर सवाल उठाए जाने लगे। इंग्लैंड में लैंगलैंड की पियर्स लाउमेन और चौसर की कैंटरबरी टेलेस में भिक्षुओं की विलासितापूर्ण जीवन की आलोचना की गई। मतलब विलासितापूर्ण जीवन का मतलब भोग विलास, पैसा वैसे है, पैसे में रहना, मौज मस्ती उड़ाना, इस तरीके का जीवन ये लोग अब जीने लग गए थे। इन सब चीजों की काफी बुराई की गई और इसकी काफी आलोचना की गई। इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चर्च और समाज। देखो ईसाई धर्म अपनाने के बावजूद यूरोप वासियों ने अपने पुराने चमत्कारों और रीति रिवाजों से जुड़े जो विश्वास पूरी तरह से नहीं छोड़ते। उन्होंने ईसाई पर्वों को भी अपने परंपरागत तरीकों से मनाना जारी रखा था। देखो ये जो चमत्कार है, रीति रिवाज है, ये तो हर जगह बहुत पहले से ही फॉलो किए आते जा रहे हैं। ईसाई धर्म अपनाने के बाद भी लोगों ने जो उनके धर्म पहले के टाइम में जो चमत्कार हुआ करते इन सब चीजों को छोड़ा नहीं था। देखो 34 सदी से क्रिसमस और ईस्टर महत्वपूर्ण तिथियां बन गई थी। देखो क्रिसमस जैसे कि 25 दिसंबर, आपको पता है क्रिश्चियनों का काफी महत्वपूर्ण दिन ये माना जाता है, एक पुराने रोमन त्योहार की जगह आया और इसकी तिथि सौर पंचांग पर आधारित थी। ये जो ईस्टर है ईसा के सोलर और पुनर्जीवन का प्रतीक है। इसकी तिथि निश्चित नहीं थी क्योंकि ये चंद्र पंचांग पर आधारित एक प्राचीन बसंती त्योहार की जगह आया था। त्योहार पर गांव के लोग अपनी भूमि का दौरा करते थे। ईसाई धर्म के बाद इसे ग्राम की बजाय पैरिश कहा जाने लगा, जो पादरी के अधीन क्षेत्र था। काम में दबे कृषक हॉली डेज या फिर पवित्र दिन छुट्टियां का स्वागत करते थे क्योंकि उन्हें इन दिनों काम से छुट्टी मिलती थी। प्रार्थना के दिन होते हुए भी लोग इन्हें मौज मस्ती और दावतों में बिताते थे। तीर्थ यात्रा ईसाई के जीवन का एक अहम हिस्सा थी। लोग शहीदों की समाधि और बड़े गिरजाघरों की लंबी यात्रा भी किया करते थे। अब इंग्लैंड के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो इंग्लैंड में सामंतवाद का विकास 11वीं सदी के आसपास में हुआ था। इस प्रणाली में भूमि के बदले सैन्य सेवा दी जाती थी और समाज विभिन्न वर्गों में बच गया था। 6वीं शताब्दी में क्या होता है, एंजिल और सेक्शन मध्य यूरोप से इंग्लैंड आए और वहीं बस गए थे। इंग्लैंड नाम एंजिल लैंड की भूमि से विकसित हुआ था। 11वीं सदी में क्या होता है, नॉर्मैंडी के ड्यूक विलियम ने अपनी सेना के साथ इंग्लिश चैनल पार किया। इंग्लिश चैनल का बारे में आपने सुना ही होगा। तो इस चैनल को इंग्लिश चैनल को पार कर कर उन्होंने
इंग्लैंड पर आक्रमण कर दिया और उन्होंने सैक्सन राजा को हराकर पूरी तरीके से अपना इंग्लैंड के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। देखो इस समय फ्रांस और इंग्लैंड के बीच क्षेत्रीय सीमाओं और व्यापार को लेकर काफी निरंतर यहाँ पे विवाद या युद्ध जो है यहाँ पे चलता रहता था। यह संघर्ष जो है सामंतवादी राजनीति को और अधिक जटिल बनाता है। विजय के बाद विलियम प्रथम ने भूमि की नपाई करवाई और नक्शे बनवाए और उसने भूमि को अपने साथ आए 180 नॉर्मन अभिजात वर्ग में बांट दिया, जो बाद में लॉर्ड्स कहलाए। मतलब जो अभिजात वर्ग के लोग थे जो उसके साथ आए थे, उसने उन लोगों के बीच में इस भूमि को पूरी तरीके से बांट दिया। ये लॉर्ड्स राजा के प्रमुख कस्ताकार बने और राजा को सैन्य सहायता देने के लिए बाध्य भी हो गए थे, क्योंकि राजा ने अपनी इतनी सारी भूमि उन लोगों को बांटी, तो जाहिर सी बात है राजा को वो अपनी सहायता तो इन फ्यूचर को कोई जरूरत पड़ती है राजा को अपनी सहायता तो प्रदान करेंगे ही करेंगे। अब बदले में कुछ नाइट्स को भूमि देकर उसी तरह की सेवा की अपेक्षा करते थे। इंग्लैंड में नाइट्स का उपयोग व्यक्तिगत या निजी युद्धों के लिए करना प्रतिबंध था। इसे केंद्रीय सत्ता को मजबूत बनाए रखने में मदद में, मतलब अब जो लॉर्ड्स थे वो अपनी खुद के कामों के लिए, खुद के युद्धों के लिए नाइट्स का उपयोग नहीं कर सकते हैं और नाइट्स का उपयोग सिर्फ और सिर्फ राजा के लिए ही किया जा सकता था। एंग्लो सैक्सन कृषक विभिन्न स्तरों के भूस्वामियों के कस्ताकार बने गए और वे उत्पादन करते थे और अपने मालिकों को कर या उपज का हिस्सा दिया करते थे। इंग्लैंड की वर्तमान रानी विलियम प्रथम की उत्तराधिकारी मानी जाती है और इससे इंग्लैंड की शाही परिवार की परंपरा की निरंतरता दिखाई जाती है। यहाँ पे शाही परिवार का जो शासन है वो ही चलता आ रहा था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक। देखो समाज के अंदर कुछ सामाजिक चेंजेस आए, कुछ आर्थिक चेंजेस आए, वो चेंजेस क्यों आए, किन कारणों से आए, उन कारणों को वो पढ़ेंगे। देखो प्रमुख परिवर्तनकारी प्रक्रिया क्या है, पर्यावरण में परिवर्तन, भूमि का उपयोग और कृषि प्रौद्योगिकी में बदलाव। सबसे पहले हम पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं। देखो 5वीं से 10वीं सदी तक यूरोप में घने वन क्षेत्र थे, मतलब इस काल के अंदर यूरोप का अधिकांश जो भाग था वो वनों से ढका हुआ करता था, जिससे कृषि के लिए भूमि सीमित हो गई थी। वन क्षेत्र न केवल प्राकृतिक अवरोध थे बल्कि खेती के विस्तार में भी कठिन थे, मतलब इतना वन हो, इतने सारे जंगल वहां पे हो गए थे कि जिससे वहां पे भूमि खेती करने के लिए वहां पे ज्यादातर बची ही नहीं थी। कृषकों की शरण स्थली देखो वन कुछ, जब कृषक अपने स्थानीय लॉर्डों के अत्याचारों से त्रस्त हो गए, मतलब परेशान हो गए, लॉर्ड्स ने उनपे इतना अत्याचार करा, तो उनसे परेशान होने के बाद वे लोग भागकर वन में शरण ले लेते, मतलब वनों के अंदर, जंगलों के अंदर वो लोग छुप जाया करते थे और वन उनके लिए स्वतंत्र जीवन जीने का एक अवसर भी उन्हें प्रदान करते थे। मतलब जंगल में छुप जाने के कारण वो लोग अपना स्वतंत्र जीवन भी जी सकते थे। प्रचंड ठंड का प्रभाव, देखो इस समय यूरोप में अत्यधिक ठंड हुआ करती थी, मतलब वहां पे ठंड का ही दौर चल रहा था, जिससे सर्दियां लंबी और कठोर हो गई थी। इसके कारण फसल की वृद्धि भी अवधि भी काफी घट गई थी, मतलब वहां पे कृषि वहां पे ढंग से नहीं हो पा रही थी। 11वीं सदी से तापमान में वृद्धि, तो 11वीं सदी से क्या होता है, यूरोप के अंदर गर्माहट का दौर शुरू होता है, जिससे वहां पे गर्मी बढ़ने लगती है, जिससे औसत तापमान में भी बढ़ोतरी होती है। इससे फसलों की वृद्धि के लिए भी अधिक समय मिलने लगा, जो कृषकों के लिए एक अनुकूल सिद्ध हुआ। पाले का प्रभाव कम हुआ, देखो मिट्टी पर पाले का असर पहले की तुलना में कम हो गया था, जिससे कृषकों के लिए खेती करना आसान हो गया था। इससे खेती की उपज में भी काफी बढ़ोतरी थी। वन क्षेत्र में कमी और कृषि भूमि का विस्तार, देखो पर्यावरण इतिहासकारों के अनुसार इस गर्माहट के कारण क्या होता है ना, यूरोप के कई क्षेत्रों में वनों की कटाई की। अब वनों की कटाई होने के कारण क्या हुआ, वहां पे भूमि हुई, उस भूमि पे अब वो लोग खेती कर सकते थे। नेक्स्ट है हमारा भूमि का उपयोग। देखो प्रारंभिक कृषि प्रौद्योगिकी की स्थिति को, प्रारंभ में जो कृषि की तकनीक थी ना वो बहुत आदिर थी, मतलब बहुत पुराने समय में जिससे खेती की जाती थी उस तरीके से वो लोग खेती किया करते थे। कृषक केवल बैलों की जोड़ी से चलने वाली लकड़ी के हल का उपयोग करते थे, जो सिर्फ मिट्टी की सतह को खुरच सकता था और भूमि की पूरी उत्पादकता निकालने में असमर्थ था। तो इस अब अत्यधिक परिश्रम और श्रम की आवश्यकता, देखो भूमि को 4 वर्षों में एक बार हाथ से खोदा जाता था, जिसमें बहुत अधिक मानव श्रम लगता था। इससे कृषकों को भारी परिश्रम भी करना पड़ता था। अप्रभावी फसल चक्र व्यवस्था, देखो भूमि 2 भागों में बांटकर एक भाग में गेहूं बोया जाता था, दूसरी भाग में परती छोड़ दिया जाता था, खाली छोड़ दिया जाता था। अगला वर्ष क्रम बदल दिया जाता था, जिससे मिट्टी की उर्वरता भी काफी कम होने लगी थी, जिससे अकाल की स्थिति भी पूरे देश के अंदर पनपने लगी थी। अकाल और कुपोषण, देखो इस प्रणाली के कारण ना भूमि की उपज में काफी गिरावट आई। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कुपोषण, विनाशकारी अकाल, गरीबी, ये सब वहां पर बढ़ने लगा। लॉर्ड्स की आय बढ़ाने की कोशिश, देखो भूमि की उपज बढ़ना संभव ना होने पर लॉर्ड्स कृषकों को जागीरों की सारी भूमि कृषिगत बनाने के लिए मजबूर कर देते। इसके लिए कृषकों को तय समय से अधिक काम करना पड़ता था। अब कृषकों का निष्क्रिय प्रतिरोध, देखो खुलकर विरोध न कर पाने के कारण कृषक ने निष्क्रिय प्रतिरोध अपनाया, वे अपनी खेतों में ज्यादा समय देने लगे और उपज का अधिकांश हिस्सा अपने लिए रखने लगे। मतलब जो कृषक हुआ करते थे, जो किसान थे, वो अपने खेतों में ज्यादा टाइम देने लगे, ना कि जो लॉर्ड्स की भूमि थी उसमें
वो लोग अब ज्यादा काम नहीं किया करते थे, बल्कि अपने खेतों के अंदर ही वो ज्यादातर अपना काम किया करते थे। चरगाहों और वनों पर विवाद, तो कृषक चरगाह और वन भूमि का सामुदायिक संपत्ति मानते थे। जो कृषक थे वो चरगाह और वन भूमि को सामुदायिक संपत्ति मानते थे, जबकि लॉर्ड्स इसे अपनी निजी संपत्ति मानते थे। इस कारण दोनों पक्षों में काफी विवाद बना रहता था। अब नेक्स्ट है हमारा नई कृषि प्रौद्योगिकी, मतलब टेक्नोलॉजी जो आएगी नई कृषि की, उसके बारे में बताना। देखो, हाल ही में सुधार किया गया। पहले लकड़ी के हल के स्थान पर लोहे के भारी नोक वाले हल और सांचेदार पटरे का उपयोग शुरू हुआ। पहले लकड़ी के हलों का यूज होता था, अब लोहे के हलों का यहाँ पे यूज होने लगा था। इससे मिट्टी को गहराई तक खोदना और ऊपरी परतों को पलटना, ये सब भी इससे संभव हो गया, जिससे मिट्टी के पोषक तत्व और बेहतर उपयोग होने लगा। पशुओं का उपयोग, देखो पहले जहाँ गले में जुआ बांधा जाता था, अब कंधे पर बांधा जाने लगा, जिससे पशुओं की शक्ति बेहतर तरीके से उनका यूज किया जाने लगा। घोड़े के खुरों पर लोहे की नाल लगाई जाने लगी, जिससे उनके खुर सुरक्षित हो गए। उनके खुर मतलब जो उनके पैर हुआ करते थे ना, वहां पे घोड़े की नाल लगाई जाती है, हमने देखी होगा, वो चीज भी उनसे उनकी सुरक्षित होने लगी। वायु और जल शक्ति का उपयोग, देखो कृषि कार्य में जल और वायु शक्ति का भी अधिक प्रयोग होने लगा। अन्न पीसने और अंगूर निचोड़ने के लिए जल और वायु से चलने वाले कारखानों की स्थापना यहाँ पे होने लगी। 3 खेत प्रणाली का विकास, देखो 2 खेत प्रणाली के स्थान पर अब 3 खेत प्रणाली अपनाई जाने लगी। इसमें एक खेत में शरद ऋतु की फसल, दूसरे में बसंत की फसल और तीसरी परतियां की जाती है। मतलब वो खेतों को पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता था, अब उन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया जाने लगा। एक के अंदर हम शरद ऋतु वाली फसल बोएंगे, एक में बसंत ऋतु वाली फसल बोएंगे और तीसरी को हम खाली छोड़ देंगे, और हर साल क्रम बदल दिया जाता था। इससे भूमि का अधिकतम उपयोग वहां पे संभव होने लग गया। उत्पादन और आहार में सुधार, देखो नई प्रणाली से भूमि की उत्पादकता भी बढ़ गई, भोजन की उपलब्धता भी दोगुनी हो गई। मटर सेब आदि का उपयोग वहां पे, मटर सेब आदि उपयोग से मानव आहार में प्रोटीन और पशुओं के लिए चारा भी वहां पे बढ़ने लगा। भूमि का आकार में बदलाव, देखो उत्पादन क्षमता में वृद्धि के कारण कृषकों ने कम भूमि पर अधिक उत्पादन संभव हुआ। 13वीं सदी तक औसत जोत का आकार 100 एकड़ से घटकर 20-30 एकड़ ही हो गया, मतलब जिससे कृषि अधिक कुशल और कम श्रम वाली बन गई, मतलब कम से कम जमीन पर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन वहां पे होने लगा। अब लॉर्ड की भूमिका और कृषकों की पहल, देखो पवन चक्की व पंचक्की जैसे महंगे उपकरणों का उपयोग स्थापना लॉर्ड ने की, परंतु कृषकों ने खेती योग्य भूमि का विस्तार, दिन चक्रीय व्यवस्था को अपनाने और लोहार की दुकानों और भट्टियों स्थापित करने जैसे कई सुधार वहां पे खुद ही कर लिए थे। आर्थिक लेन देन में परिवर्तन, देखो 11वीं सदी से व्यक्तिगत संबंधों की बजाय अब आर्थिक लेन देन मुद्रा आधारित होने लगे। मतलब पहले क्या होता था, जैसे मतलब बताइए वस्तु विनिमय हुआ करते थे, वस्तु ले ली किसी से, पर वहाँ पे मुद्रा आधारित वहाँ पे लेन देन चालू हो गया था। लॉर्ड ने सेवाओं के बदले नगद लगान लेना शुरू किया और कृषकों ने अपनी उपज व्यापारियों को मुद्रा में बेचना शुरू कर दी थी। कीमतों में परिवर्तन हो गया, वहाँ पे मुद्रा के बढ़ते उपयोग से कीमतों में उतार चढ़ाव आने लगा। विशेष रूप से खराब फसलों के वर्षों में कीमतें बहुत अधिक हो जाती थी, क्योंकि देखो अब खराब फसलें तो बहुत लोगों में कम ही फसल होगी, तब वो लोग उसे जितनी चाहे दाम बढ़ा चढ़ाकर बेच सकते थे। उदाहरण के लिए इंग्लैंड में 1270 से 1320 के कृषि मूल्य 2 गुने कर दिए गए थे। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा चौथा वर्ग, नए नगर और नगरवासी। देखो वैसे तो बेसिकली हम इस चैप्टर के अंदर 3 वर्ग ही पढ़ने थे, पर जो चौथा वर्ग है ना, अब नया वर्ग यहाँ पे निकलने लग गया था, जो नगरों के अंदर रहा करता था। ये जो नगर के अंदर लोग रहा करते थे, इसे हम चौथे वर्ग के रूप में जानते हैं। कृषि विस्तार और जनसंख्या वृद्धि, देखो 1000 ईसा पूर्व में यूरोप की जनसंख्या लगभग 420 लाख थी। 1200 तक ये 620 लाख, 1300 तक ये 730 लाख हो गई थी। बेहतर आहार मिलने से लोगों की जीवन अवधि भी बढ़ गई थी, और वहाँ पे मतलब अच्छा खाना पीना वहाँ मिलने लग गया था, बेहतर आहार वहाँ पे उपलब्ध था। तो औसतन यूरोप के व्यक्ति 8वीं शताब्दी की तुलना 13वीं सदी में 10 वर्ष अधिक जीने लगे। मतलब उससे पहले वो जितना जीते थे वो लोग, एवरेज जितनी भी थी उससे 10 वर्ष अधिक और जीने लगे थे। पुरुष को स्त्री की तुलना में बेहतर भोजन मिलता था, जिससे उनकी जीवन अवधि अधिक थी। मतलब पुरुषों को वहां पे अच्छा खाना पीना मिल जाता है स्त्रियों के मुकाबले, तो इससे क्या होता था, पुरुषों का जीवन जो है वो ज्यादा हुआ करता था महिलाओं के मुकाबले। नगरों का पुनर्विकास, देखो रोमन साम्राज्य के पतन के बाद नगर उजड़ से गए थे, मतलब नगर पूरी तरीके से खत्म से हो गए थे। पर 11वीं सदी में कृषि के विस्तार से नगर फिर से विकसित होने लगे, फिर से नगरों का डेवलपमेंट होने लग गया था। कृषकों के पास अतिरिक्त अन्न था, उन्होंने व्यापार किया, व्यापार के लिए उन्हें केंद्रों की आवश्यकता महसूस हुई, तो इस कारण से उन्होंने मियादी हॉट मिलें शुरू किए और विपणन केंद्रों के रूप में नगरों का भी उन्होंने निर्माण किया। विपणन मतलब व्यापार के लिए उन्होंने नए नए केंद्रों का डेवलपमेंट किया, जो बाद में धीरे धीरे आगे चल के नगर बन गए थे। नगरों की संरचना और विकास के केंद्र, देखो नगर में चौक के, चर्च, सड़क, दुकानें, घरों का निर्माण
हुआ। प्रशासन चलाने के लिए कार्यालय बनाए गए। कुछ नगरों बड़े दुर्ग, बिशपों की जागीर और बड़े चर्चों के चारों ओर विकसित हुए थे। इन स्थानों ने नगरों की स्थायित्व और संगठन को बल दिया। नगरवासियों की स्थिति देखो, लॉर्ड को सेवा देने की बजाय अब लोग कर देने लगे। मतलब अब लॉर्ड को जैसे पहले सेवा देते थे, उनको अपना श्रम देते थे, मजदूरी करते थे उनकी, पर अब वो सेवा देने के बदले उनको टैक्स देने लगे कि लो अब तुम हमसे पैसा ले लो, क्योंकि वो भी अब अमीर होने लगे थे। नगरों ने कृषि परिवारों के युवाओं को स्वतंत्रता, जीवन और वैतनिक कार्य की संभावना दी। मतलब जो जो काफी टाइम से गुलामी करते आ रहे थे लॉर्ड्स की, अब वो गुलाम ना रहकर उनके बच्चे एकदम स्वतंत्र जीवन जी सकते थे। नगरों की हवा स्वतंत्र बनाती है, यह कहावत दर्शाती है कि कई कृषिदास नगर में भागकर छिप जाते थे। यदि वे एक वर्ष एक दिन तक छिपे रहते तो उन्हें स्वतंत्र नागरिक का दर्जा भी मिल जाता। तो मान लो अगर वो किसान है जो दास हुआ करता था लॉर्ड्स का, अगर वो शहर के अंदर छुप जाता है पूरा एक साल एक दिन के लिए, तो उसे आजाद घोषित कर दिया जाता था। नगरों की जनसंख्या और सामाजिक वर्ग देखो, बड़े नगर की जनसंख्या लगभग 30,000 तक होती थी। इसमें से अधिकतर लोग स्वतंत्र कृषक या फिर भाग्य कृषिदास होते थे। मतलब इसमें ज्यादातर तो वो किसान हुआ करते थे जो स्वतंत्र थे पहले से ही। उसके साथ साथ कुछ इसमें गुलाम वाले कृषिदास भी हुआ करते थे जो अकुशल थे, श्रमिक बन गए थे। मतलब उन्हें किसी अच्छी काम उन्हें नहीं आता था, तो वो कुछ भी मजदूरी वहां पे शहरों के अंदर, नगरों के अंदर मजदूरी करने लगे थे। व्यापारियों और दुकानदारों की संख्या अधिक थी। धीरे धीरे इन नगरवासियों ने कृषक और पादरी और योद्धाओं वर्ग से अलग होकर समाज में चौथा वर्ग बना लिया। बस बेसिकली ये समझ लो कि जो नगर के अंदर लोग वहां पे बसने लग गए थे, जो नगरवासी कहलाए, इन्हीं को हम चौथा वर्ग कहते हैं, जो कृषक, पादरी और योद्धा वर्ग से अलग हुआ करता था। योद्धा वर्ग या अभिजात वर्ग, ये ठीक है, याद रखना, कभी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो इन तीनों वर्गों से अलग जो एक नया वर्ग बन गया जो नगरों के अंदर रहने लगा था, हम उसे चौथा वर्ग कहते हैं। आर्थिक संगठन श्रेणी, तो प्रत्येक शीट या उद्योग को एक श्रेणी, एक कैटेगरी के अंदर संगठित किया गया था। श्रेणियां उत्पाद की गुणवत्ता, मतलब कि कौन सा प्रोडक्ट कितना अच्छा है, उसका मूल्य क्या है, उसकी बिक्री, इन सब चीजों को ये लोग नियंत्रित करता था। श्रेणी सभागार नगरों की आवश्यक भाग था, जहाँ औपचारिक समारोह, बैठकों का आयोजन या संस्था नगर की आर्थिक और सामाजिक अवस्था को देखती थी। नगर की गतिविधियां और जीवन देखो, नगरों में पहरेदार हुआ करते थे जो शांति व्यवस्था को बनाए रखते थे। उसके साथ साथ वहां पे संगीतकार हुआ करते थे, जो कि यहाँ पे नगरों के अंदर उत्सव मनाए जा रहे हैं, कोई जुलूस हुआ जा रहा है, तो उसके लिए वहां पे संगीतकार भी हुआ करते थे। यात्रियों की सेवा के लिए वहां पे सराय वाले भी नियुक्त हुआ करते थे। इन गतिविधियों से नगर में व्यवस्थित और जीवन एक अच्छा वहां पे एनवायरनमेंट बनने लगा था। व्यापारिकों और विकास और दस्तकारों की स्थायित्व देखो, 11वीं सदी, 11वीं सेंचुरी में क्या होता है, पश्चिमी एशिया से व्यापार मार्ग का विकास हुआ। स्कैंडिनेविया व्यापारी फर और शिकारी बाज लाते थे, और जबकि अंग्रेज रागा लाते थे। ये रागा मतलब धातु होते हैं कुछ इस तरीके के, वहां से धातु लेकर आते थे। और दस्तकार अब एक स्थान पर बसकर उत्पादन और व्यापार करना अधिक सुविधाजनक समझने लगे थे। व्यापार और नगरों के विस्तार के साथ व्यापारी वर्ग समृद्ध और शक्तिशाली होकर अभिजात वर्ग को भी चुनौती देने लगा था। मतलब जो ये व्यापारी वर्ग था जो नगरों के अंदर बसने लगे थे, ये वर्ग अब इतना शक्तिशाली बनने लग गया था कि ये लोग अब जो अभिजात वर्ग था, जो ना धनी वर्ग था, इसको भी चुनौती देने लगा था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा कैथीड्रल नगर। देखो, अमीर व्यापारियों के लिए चर्च को दान देना अपने धन को खर्च करने का एक प्रमुख तरीका था। मतलब जो अमीर व्यापारी थे, वो अपना चर्च को दान देना एक तरीके से अपने धन को खर्च करने का एक तरीका मानते थे कि हम अपना दान दे सकते हैं, इस तरीके से देखते थे। मतलब शो ऑफ करना चाहिए ना। इसके अतिरिक्त विभिन्न सामाजिक समूहों ने भी श्रम, वस्तुएं और धन के माध्यम से चर्च के निर्माण में भागीदारी की। मतलब हर कोई ये चाहता था कि हम अपना चर्च को कुछ दान दे। जैसे कि अमीर लोग तो पैसा दे सकते हैं, पर जो गरीब लोग, उनके पास अगर पैसे नहीं तो वो क्या करेंगे, तो अपना मजदूरी दे देना, कुछ उनके पास की वस्तु पड़ी थे वो दे देना, इन सब के जरिए वो लोग भी दान दिया करते थे चर्च को। 12वीं सदी से फ्रांस में बड़े चर्चों का निर्माण शुरू हुआ, जिन्हें कैथीड्रल नगर कहा जाता था। मतलब फ्रांस के अंदर जो बड़े बड़े चर्चों का निर्माण किया जाने लगा, जैसे कि ये भी आप दे सकते हैं, ये मैंने इमेज भी लगा रखी है, पूरा ये कैथीड्रल नगर है जो चर्च के आसपास पूरी तरीके से विकसित, पूरी तरीके से बनाया जाता है। ये चर्च पत्थर से बनाए जाते हैं और उन्हें पूरा करने में कई वर्ष लगते हैं। मतलब इसे, अब इतना बड़ा नगर, इसे बसाने बहुत ज्यादा समय लगेगा। जब कैथीड्रल नगर का निर्माण चल रहा होता है तो उसके आसपास की जगह पर अधिक लोग बसने लग जाते हैं। जब पूरा तरीके से निर्माण उसका हो जाता है तो यह तीर्थ स्थल के रूप में बन जाते हैं, जिससे वह छोटे मोटे नगरों का विकास होता है। मतलब एक तरीके से मान लो कैथीड्रल नगर वहां पे एक धार्मिक स्थल के रूप में काफी फेमस हो जाया करते थे, जिससे यहाँ पे दूर दूर से लोग यहाँ पे अपनी धार्मिक यात्रा करने भी आया करते थे। कैथीड्रल नगर है
इस प्रकार से बनाए जाते थे कि पादरी की आवाज पूरे सभागार में स्पष्ट सुनाई दी। मतलब यहाँ पे अगर पादरी कोई अपना भाषण देता है, कोई धार्मिक बातें करता है, तो वो इस तरीके से बनाए जाते थे कि सभी लोगों को अच्छे से वो चीजें सुनाई दे। साथ ही भिक्षुओं के समूह का सामूहिक गायन अधिक मधुर लगे और प्रार्थना के लिए बजाई जाने वाली घंटियों की ध्वनि दूर दूर तक पहुंच सके। इन चर्चों की खिड़कियों में अभिरंजित कांच का प्रयोग किया जाता था। दिन की सूरज की रोशनी से अंदर मौजूद लोगों के लिए उज्जवल हो जाती थी, जबकि रात में मोमबत्ती की रोशनी से वे बाहर दिखने वाले के लिए चमकदार दिखाई देती थी। इन अभिरंजित कांच की खिड़कियों पर बाइबल की कथाएं लिखी रही थी, चित्रों को दर्शाया गया था। इससे अनपढ़ लोग भी इन चित्रों को देखकर उन धार्मिक कहानियों को पढ़ और समझ तो सकते ही थे। मतलब किसी को पढ़ना नहीं आता है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे चित्र बना जाता है, चित्र को देख के तो चीजें समझ ही सकता है ना। इस तरीके से वहाँ पे चीजें बनाई जाती थी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 14वीं सदी का संकट। अब देखो आर्थिक मंदी के कारण, देखो 14वीं सदी की शुरुआत में यूरोप का आर्थिक विकास रुक गया था। मतलब वहाँ पे पैसे वैसे भी, वहाँ पे काफी चीजें हमें देखने को मिलती है कि वहाँ पे आर्थिक विकास, जो पैसे से रिलेटेड जो चीजें थी वहाँ पे रुक सी गई थी, थम सी गई थी। इसका मुख्य कारण क्या था? जलवायु परिवर्तन। संसाधनों की अत्यधिक खपत, वहाँ पे इतने संसाधनों का यूज हो चुका था कि यहाँ पे संसाधनों की वहाँ पे कमी आने लगी थी। वहाँ पर एक महामारी आई, जो महामारी बहुत लोगों की मौत का कारण बनती है, जिससे उत्पादन और व्यापार दोनों को काफी प्रभावित किया। देखो जलवायु परिवर्तन, देखो 13वीं सदी के अंत तक गर्म जलवायु की जगह तीव्र ठंडी ऋतु आने लगी और मतलब ठंड दोबारा से बढ़ने लगी थी। इससे पैदावार का मौसम छोटा हो गया और ऊंचाई वाली जमीनों पर खेती करना मुश्किल हो गया। तूफानों और समुद्री बाढ़ों ने खेतों को नष्ट कर दिया, जिससे सरकारी कर आय में काफी गिरावट आई। अब कृषि भूमि की समस्या, देखो पहले की अनुकूल जलवायु के कारण जंगल और चरगाहे कृषि भूमि में बदले, लेकिन अत्यधिक जुताई और भूमि संरक्षण के अभाव ने भूमि को कमजोर बना दिया था। वहाँ पे मतलब भूमि इस लायक बची ही नहीं थी कि यहाँ पे ढंग से खेती की जा सकी। 3 क्षेत्रीय फसल चक्र प्रणाली के बावजूद मिट्टी की उर्वरता कम हो गई। चरगाहों की कमी से पशुपालन भी प्रभावित हुआ और जिन्होंने पहले एक प्रणाली अपनाई थी, 3 क्षेत्रीय फसल चक्र प्रणाली, ये भी अब ज्यादा उपयोगी, ज्यादा अच्छी साबित नहीं हुई। अब जनसंख्या वृद्धि और आकार, देखो जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन संसाधनों की आपूर्ति सीमित थी। मतलब जनसंख्या बढ़ते जा रही, लोग बढ़ते जा रहे, पर वहाँ पे संसाधन है ही नहीं उन लोगों के लिए, जिससे क्या हो गया, वहाँ पे अकाल पड़ने लग गया, भुखमरी हो गई, लोगों को खाना नहीं मिला। इस तरीके का वहाँ पे अकाल पड़ने लगा। 1315 से 1317 के बीच यूरोप के भीषण अकाल भी देखना को मिलता है। 1320 के दशक में वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में पशु भी मर गए थे। बहुत सारे जानवरों की वहाँ पे भी मौत होने लगी थी। धातु मुद्रा की कमी, देखो ऑस्ट्रेलिया और सर्बिया की चांदी की खानों में उत्पादन घटने से चांदी की मुद्रा की उपलब्धता भी वहाँ पे कम हो गई थी। मतलब वहाँ पे बहुत सारी धातुओं की भी हमें कमी देखने को मिलती है और इससे व्यापार पर भी काफी बुरा प्रभाव पड़ा है। सरकारों को मुद्रा की शुद्धता घटाकर उसमें सस्ती धातुओं का मिश्रण करना पड़ा। महामारी ब्लैक डेथ, महामारी जिसे हम ब्लैक डेथ के नाम से भी जानते हैं, 12वीं और 13वीं सदी में व्यापार के विस्तार के साथ साथ विदेशी जहाज यूरोपीय तटों पर पहुंचे, जिनका साथ प्लेगा से संक्रमित चूहे भी आए। मतलब एक बीमारी थी जो यूरोप के अंदर 12वीं से 13वीं शताब्दी के आसपास फैलती है, जिसका नाम क्या था? प्लेग, या फिर प्लेग कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता था कि संक्रमित चूहे हुआ करते थे। जब 1347 से 1350 के बीच फैले इस ब्यूबेनिक प्लेग ने यूरोप के 20 से 40% तक की आबादी को निगल लिया। मतलब एक बहुत ही खतरनाक बीमारी थी, जो संक्रमण मतलब फैलती जाती थी, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, चौथे से पांचवे को, इस तरीके से लोगों में फैलती गई और इससे कम से कम वहां की 20 से 40% की आबादी खत्म हो गई थी। नगर और मठों में इसका असर हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। जनसंख्या में गिरावट, देखो प्लेगा ने अकाल के कारण और यूरोप की जनसंख्या में भारी हमें गिरावट यहाँ पे देखने को मिलती है। जहाँ 1300 में जनसंख्या 730 लाख थी, वहां 1400 तक घटकर केवल 450 लाख रह गई थी, जिसे समाज और अर्थव्यवस्था दोनों पर काफी गहरा प्रभाव में देखने को मिलता है। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, तो कुछ जनसंख्या में भारी कमी के कारण श्रमिकों की मांग बढ़ गई। अब जनसंख्या में इतनी कमी हो गई तो वहां पे मजदूरों की ज्यादा से ज्यादा डिमांड बढ़ने लग गई। कृषि और उत्पादन के कार्य में संतुलन नहीं हो रहा था, मतलब कृषि भी ढंग से नहीं हो पा रही थी, उत्पादन नहीं हो पा रहा था, जिससे कृषि उत्पादों के मूल्य भी घट गए थे। इंग्लैंड में मजदूरी की मांग इतनी बढ़ने लगी थी कि मजदूरी की दरों में 250% तक की वृद्धि, मतलब जितना पैसा मांगते थे उसका डबल टिबल, इस तरीके से मजदूरी काफी बढ़ने लगी थी। वहां पे श्रमिक अधिक अधिकारों की मांग भी करने लगे थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सामाजिक असंतोष। देखो लॉर्ड की आमदनी में गिरावट, मजदूरी की दरों के बढ़ने और किसी उपज के दाम घटने के कारण इससे अभिजात वर्ग की जो आर्थिक स्थिति, जो इनकम थी, उसमें भी हमें काफी रुकावट देखने को मिलता है और उनका जीवन स्तर भी इस सब चीजों से काफी प्रभावित हुआ था। अब आर्थिक संकट से घबराकर लॉर्ड ने हाल ही में बनाए गए धन संबंधी अनुबंधों को तोड़ दिया। उन्होंने पुराने जमाने के मजदूरी और सेवाओं को फिर से लागू करना शुरू कर दी, जिससे कृषकों पर दबाव भी बढ़ गया। इस बदलाव का विरोध विशेष रूप से पढ़े लिखे और समृद्ध कृषकों ने भी
किया। मतलब इस तरीके जो चेंजेस लॉर्ड कर रहे थे, इन सब चीज़ों का जो वहाँ के किसान थे उन लोगों ने काफ़ी विरोध करा। उन्होंने अपने अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हिंसक तरीके भी अपनाए। मतलब लॉर्ड से उन्होंने युद्ध भी लड़ा, लड़ाई झगड़े इस तरीके के हिंसक तरीके उन्होंने अपनाए। कृषकों ने 1323 में फ्लैट्स और 1358 में फ्रांस और 1381 में इंग्लैंड में विद्रोह किया। इन आंदोलनों में बड़े स्तर पर भागीदारी और हिंसा में देखने को मिलती है। हालांकि इन विद्रोह को क्रूरता के तरीके से दबा दिया। भाई लॉर्ड देखो शक्तिशाली है, उनके पास नाइट्स हैं, सैनिक हैं, तो वो सीधी सी बात है इन किसानों के जो विद्रोह इन सब चीजों को आसानी से दबा सकते थे, जो कि इन्होंने दबा भी दिया। लेकिन यह उल्लेखनीय है कि यह घटनाएं उन्हीं क्षेत्र में हुई जहां हाल ही वर्षों में आर्थिक समृद्धि बढ़ी थी। इससे यह स्पष्ट हुआ कि कृषक अपने अर्जित लाभों को खोना नहीं चाहते। मतलब किसान जो अपने अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पा रहे थे, लोग अब वो लॉर्ड्स को टैक्स दे रहे थे, अब वो नहीं चाहते थे कि दोबारा से हमें मजदूरी करनी पड़े, ये दोबारा से लॉर्ड्स का गुलाम बनना पड़े, वो इन सब चीजों को नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया था। दमन के बावजूद विद्रोह की तीव्रता ने यह सिद्ध कर दिया कि पुराने सामंती ढांचे को पूरी तरीके से वापस नहीं लाया जा सकता। कृषकों ने यह बदलाव स्थायी करने का प्रयास किया। धन आधारित अर्थव्यवस्था काफी विकसित हो चुकी थी और अब इस पीछे की ओर वो नहीं मुड़ सकते। मतलब दोबारा गुलामी की ओर नहीं जा सकते थे। इसने यह सामंती व्यवस्था को पुनः स्थापित करने के प्रयासों को बाधित भी कर दिया था। अंततः भले ही लॉर्ड विद्रोह को दबाने में सफल है, लेकिन कृषकों ने सुनिश्चित कर लिया कि वे दासता के पुराने युग में फिर से ना लौटे। यह सामाजिक परिवर्तन को स्थायी संकेत बना दिया। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा राजनीतिक परिवर्तन। देखो 15वीं शताब्दी और 16वीं सदी में यूरोप शासकों ने अपनी सैनिक और वित्तीय शक्ति को बढ़ाया। जो यूरोप के शासक हुआ करते थे उन्होंने अपनी सैनिक शक्ति को, वित्तीय शक्ति को बढ़ाया। कब? 15वीं शताब्दी में। उनके द्वारा बनाए गए शक्तिशाली राज्य आर्थिक परिवर्तनों के समान ही महत्वपूर्ण थे, इसलिए इतिहासकार उन्हें नए शासक कहते हैं। फ्रांस में लुई 11वां, ऑस्ट्रेलिया के मैक्समिलन, इंग्लैंड के हेनरी सप्तम और स्पेन के इसाबेला वे फर्डिनेंड ने स्थायी सेना, मतलब एक परमानेंट सेना बनाई। ये नहीं कि अब सामंतों के पास सेना नहीं, अब उनकी राजाओं की खुद की एक सेना हुआ करती थी जो स्थायी थी, जो उनके पास ही हुआ करती थी। और एक नौकरशाही, मतलब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पूरा कि वहाँ पे कैसे-कैसे वहाँ पे काम किया जाना, पूरा मंत्री परिषद, पूरा मंत्रीगणों का वहाँ पे निर्माण किया जाने लगा और एक कर प्रणाली को भी वहाँ पे उन्होंने डेवलप किया। स्पेन में पुर्तगाल ने समुद्र पार विस्तार की शुरुआत कर दी। मतलब अपने स्पेन और पुर्तगाल के बारे में अगर नहीं पढ़ा तो स्पेन और पुर्तगाल इन लोगों ने ही पहले दूसरे देश में जाके दूसरे इलाकों पे कब्जा कर लेना, ये सब चीजें स्टार्ट की थी। 12वीं से 13वीं सदी के सामाजिक परिवर्तनों और सामंती ढांचों की गिरावट से इन शासकों को सामान्य जनता पर नियंत्रण बनाने का अवसर मिल गया। उन्होंने प्रशिक्षित बंदूकधारी सेनाएं बनाई। शासकों ने करों से प्राप्त राजस्व से बड़ी सेनाएं बनाई, मतलब उन्हें टैक्स मिलता था, उनसे उन्होंने एक बहुत बड़ी सेना बनाई। उन्होंने सीमाओं की रक्षा और विस्तार और आंतरिक विरोधों का कुचलना भी शुरू कर दिया। मतलब उनके जो साम्राज्य के अंदर जो चीजें उनका विरोध हो रहा था, उन सब चीजों को भी उन्होंने खत्म कर दिया। हालांकि अभिजात वर्ग ने विरोध किया, पर गोली और करों की ताकत के सामने वे विफल है। मतलब देखो अभिजात वर्ग कितना भी अमीर हो, कितना भी शक्तिशाली हो, पर राजा के सामने तो वो कुछ भी नहीं थे। इंग्लैंड में 1497 और 1553 तक विद्रोह हुआ। फ्रांस में लुई 11वां ने ड्यूक व राजकुमारों पर से संघर्ष करना पड़ा। अवर श्रेणी के अभिजात वर्ग और स्थानीय सभाओं ने अपनी शक्ति छीने जाने का विरोध किया। फ्रांस में 16वीं सदी के धर्म युद्ध भी शाही शक्ति के क्षेत्रीय स्वतंत्रता के भी संघर्ष को दिखाता है। अभिजात वर्ग ने नई सत्ता का विरोध छोड़कर स्वयं को राजभक्त में बदल दिया। मतलब जो अभिजात वर्ग थे उन्होंने मान लो एक तरीके से राजा की सत्ता को स्वीकार कर लिया। इसी कारण शाही निरंकुशता को सामंतवाद का परिष्कृत रूप कहा जाता है। लॉर्ड जैसे सामंती लोग अब प्रशासन में स्थान पाते थे, लेकिन शासन अब भरोसे और परंपराओं पर आधारित ना होकर दरबारी संस्कृति और समर्थन तंत्र पर आधारित था। शासक दरबारी समाज के केंद्र बनाए गए। समर्थन अब विश्वास से नहीं बल्कि धन के माध्यम से खरीदा जाने लगा। व्यापारी और साहूकार दरबार में स्थान पाने लगे। इन आर्थिक सामाजिक बदलावों से राज्य व्यवस्था में काफी हमें गैर सामंती तत्वों की जगह मिली। मतलब पहले जो सामंत लोग राजा के करीब हुआ करते थे, अब जिसके पास जितना पैसा उसे दरबार के अंदर उसे जगह दी जाती थी। शासकों ने व्यापारियों से ऋण लेकर सेना को वेतन देना चालू कर दिया। 1614 में फ्रांस के एस्टेट्स जनरल सभा का अधिवेशन हुआ, लेकिन इसके बाद 1789 तक यह सभा नहीं बुलाई गई क्योंकि राजा वर्गों के साथ शक्ति साझा नहीं करना चाहता। मतलब एक सभा हुआ करती थी एस्टेट्स जनरल सभा, इसका अधिवेशन लास्ट 1614 में हुआ था, लेकिन इसके बाद यह सभा 1789 तक यह सभा नहीं बुलाई गई थी क्योंकि जो यहाँ का राजा था वो नहीं चाहता कि अपनी सत्ता को, अपनी शक्ति को और लोगों में डिवाइड करे और लोगों में बांटे। इंग्लैंड में संसद की परंपरा एंग्लो सैक्सन काल से थी, जहाँ कर लगाने के लिए राजा को परिषद की सलाह लेनी पड़ती थी। मतलब एक परंपरा थी, यहाँ पे संसद, जैसा कि हमारे इंडिया में होता है, एक संसद होती है,
संसद दो पार्ट में होती है, एक राज्यसभा होती है, एक लोकसभा होती है। तो इस तरीके से ये जो संसद थी इंग्लैंड में भी हुआ करती थी और इस संसद को बुलाना पड़ता था राजा को किसी भी चीज पर टैक्स लगाने से पहले। और यही आगे चलकर यहाँ की पार्लियामेंट भी बनी थी इंग्लैंड की। तो राजा चार्ल्स प्रथम ने 1629 से 1640 बीच में बिना संसद के शासन किया, मतलब उसे कुछ भी काम करने से पहले संसद को नहीं बुलाया था। तो लेकिन धन की आवश्यकता, वहां पे धन की काफी कमी, तो धन की आवश्यकता पर जब संसद बुलाई गई तो उसका विरोध हुआ, उस राजा का विरोध हुआ और उसे मृत्यु दंड दे दिया गया और वहां पे गणतंत्र स्थापित कर दिया गया। पर गणतंत्र जो है वहां पे अल्पकालिक रहा, मतलब ज्यादा समय के लिए यहाँ पे गणतंत्र नहीं चला, राजतंत्र को पुनः से दोबारा से स्थापित किया गया। पर शर्त यह थी कि अब कुछ भी काम करने से पहले यहाँ पे संसद को बुलाना बहुत जरूरी होगा। और अंत में बस आज फ्रांस गणराज्य है और इंग्लैंड जो है एक संवैधानिक राजतंत्र, मतलब वहाँ पे इंग्लैंड के अंदर अभी भी हमें राजतंत्र देखने को मिलता है, पर वहाँ पे एक संवैधानिक राजतंत्र है। क्योंकि 17वीं सदी के बाद दोनों देशों के राजनीतिक इतिहास हमें वहाँ पे भिन्न-भिन्न, मतलब अलग-अलग डायरेक्शन में देखने को मिलते हैं। ये था आपका चैप्टर, यहाँ पे चैप्टर पर कंप्लीट होता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। आपको इस नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारा व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। ये नोट्स आपको वहाँ पे भी मिल जाएँगे।